Hello everyone. First of all, I would like to thank you all for the immense good response which you have given to the demo class video. And I have been receiving several feedbacks from the students via the Naman sir. And the most prominent among them is that you all need the syllabus overview for the science and technology syllabus, right? So in this quick video, I have prepared a overview of the syllabus for science and technology subject, and we would be covering the topics which are relevant for the state PSCs as well as UPSC CSC. So let's continue with the overview of the syllabus and the constituents we would be covering in our upcoming classes. So let's begin. So साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले मैं आपको बता दूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन यूपीएससी सीएससी विच इन माय व्यू इज अंडररेटेड सब्जेक्ट बिकॉज क्योंकि हर साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कम 10 से 15 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं एंड स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं कि उन्हें लगता है सिर्फ चार मेन सब्जेक्ट हैं लाइक हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी एंड दैट इकोनॉमी एंड वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को बहुत ही हल्के में ले जाते हैं बट ये हल्के लेने वाले सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि आज जो भी सिनेरियो यूपीएससी सीएससी जनरली फोकस करता है कि करंट में एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है क्या और करंट में इंपॉर्टेंट क्या है इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिटी इकोनॉमी दैट आर द एवरग्रीन सब्जेक्ट वो रहते ही हैं बट आजकल जो क्लाइमेट चेंज का सिनेरियो है जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की रेलिवेंस को बढ़ा देती हैं सो इसलिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हल्के में नहीं लेना क्योंकि हर साल 10 से 15 क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं एंड अगर आप इसको होलिस्टिकली पढ़ो रैशनली सोचो इसके बारे में इसके एप्लीकेशंस के बारे में तो आप 15 में से एटलीस्ट 11 से 12 सवाल आराम से ठीक कर सकते हैं क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 साल से मैंने सीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया है और 2020 में तो मेरा स्कोर 120 प्लस था एंड मैक्सिमम साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस मेरे ठीक थे तो मैं आपको कुछ आने वाली क्लासेस में इसके ट्रिक्स भी बताऊंगा और इसको पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा तो पहले हम इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं आज विद अ क्विक वीडियो सो पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की जैसा कि आप अगर डाउनलोड करें यूपीएससी का सिलेबस जैसे 10 तारीख को अभी नोटिफिकेशन आएगी तो आप सिलेबस देखोगे तो प्रीलिम्स में उन्होंने सिर्फ जनरल साइंस लिखा है अब जनरल साइंस से क्या समझे बंदा है ना और वैसे पिछले कुछ 4-5 साल का अगर आप ट्रेंड देखो तो यूपीएससी सीएससी में जनरल साइंस की इतनी रेलेवेंस रही नहीं है पहले क्या होता था कि बेसिक क्वेश्चंस आ जाते थे फिजिक्स से केमिस्ट्री से बायोलॉजी से बट आजकल जो करंट एप्लीकेशन है या करंट टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट में है उन पे ज्यादा फोकस हो रहा है बजाय कि जनरल साइंस के बट उन्होंने प्रीलिम्स में सिलेबस में सिर्फ लिखा है जनरल साइंस सो इससे हमें कंफ्यूज नहीं हो रहा क्योंकि जनरल साइंस बस एक पार्ट है जबकि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं टेक्नोलॉजी से जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं और उनके एप्लीकेशंस हैं हाँ जनरल साइंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है स्टेट पीएससीज में क्योंकि स्टेट पीएससीज में डायरेक्ट सवाल आते हैं एनसीईआरटी बुक्स की जो बेसिक साइंस टर्मिनोलॉजीज वगैरह हैं या बेसिक केमिस्ट्री फिजिक्स के जो एप्लीकेशंस हैं उनसे डायरेक्ट सवाल स्टेट पीएससीज में जरूर आते हैं और इस बार जैसे 13th को पंजाब का प्रीलिम्स एग्जाम है तो उसमें भी आपको इन चीजों से सवाल देखने को मिलेंगे तो जनरल साइंस में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं जनरल साइंस में पहले जनरल केमिस्ट्री की बात करें तो आप सबने पढ़ा होगा 10th में 9th में कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है एटम क्या होता है एसिड बेस सॉल्ट्स क्या होते हैं और एक्शंस ऑफ सोप्स क्या होते हैं कार्बन का क्या नेचर होता है तो ये जो बेसिक चीजें हैं जिन पे केमिस्ट्री टिकी हुई है तो वो हम जनरल केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे कि वो होती क्या है और उनके एप्लीकेशंस क्या हैं फिर जनरल फिजिक्स में आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ लाइट्स वेव एंड इलेक्ट्रिक करंट लाइट आपको पता है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वेव्स में साउंड वेव्स आ जाती हैं डॉपलर इफेक्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट के क्या कंसेप्ट और एप्लीकेशन है फिर लॉज ऑफ मोशन क्या है ग्रेविटेशन क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है और एनर्जी जैसा कि हमें पता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी तो ये बेसिक चीजें फिजिक्स की हैं क्या और इनके एप्लीकेशंस क्या है और यूज कहाँ पे होती हैं फिर जनरल बायोलॉजी में इस बार 2020 में सीएससी में प्रीलिम्स में सवाल आया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल तो इतना बेसिक सा क्वेश्चन आ गया था बट क्योंकि हम ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे तो शायद वो कई बच्चे नहीं कर पाए थे
मेरा बैकग्राउंड थोड़ा बायोलॉजी का है तो मेरे लिए तो वो ठीक था। तो हम जनरल बायोलॉजी में ये भी चीज़ें कवर करेंगे कि बेसिक सेल डिफरेंस, जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होते हैं, प्लांट एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होते हैं, फिर ह्यूमन बॉडी और लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं। एंड मेनली जो बायोलॉजी का टॉपिक होता है वो होता है डिजीजेज। डिजीजेज में कई तरह के डिजीज होते हैं, इन्फेक्शियस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड लाइफस्टाइल डिजीजेज। तो ये डिजीज भी हम कवर करेंगे, इनका बेसिक चीज देखेंगे कि भाई डिजीज होती क्यों है, एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी अगर कोई चले हुए हैं तो उसमें क्या चले हुए हैं। तो ये सब बेसिक चीजें हम जनरल बायोलॉजी में कवर करेंगे। फिर कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशंस की हम कंसेप्ट और एप्लीकेशंस देखेंगे। और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव जो भी सरकार ने चला रखे हैं, लाइक आईसीडीएस चला रखा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, या वैक्सीनेशन इंद्रधनुष प्रोग्राम चला रखा है, या वुमेन के लिए कोई चला रखा है, तो वो पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक मैटरनिटी हेल्थ बेनिफिट चला रखा है वुमेन के लिए, या वुमेन हेल्थ के लिए पोषण अभियान न्यूट्रिशन के लिए चला रखा है। तो वो हम पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव इसमें देखेंगे। इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन देखेंगे। एंड डिजीज लाइक एड्स एंड टीबी, क्योंकि एड्स एंड टीबी पे खासकर फोकस रहता है डब्ल्यूएचओ का भी और सारे कंट्रीज का भी, और इनके टारगेट्स भी है कि हमें इस समय तक इतना इसका इंसिडेंस कम करना है या डेथ रेट कम करना है। तो वो डिजीज जो मेन मेन है वो भी हम इसमें देखेंगे। तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस आ जाता है जनरल साइंस, जिसमें हम जनरल कंसेप्ट कवर करेंगे और कोई इंपॉर्टेंट लाइक पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, वो भी हम देख लेंगे। फिर आते हैं मेंस पे। मेंस का सिलेबस इन्होंने कैसे कैटेगराइज किया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। अब इन्होंने इस टॉपिक में मतलब आप देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा ही कवर कर दिया एक तरह से, कि भाई आज के टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या डेवलपमेंट कर रही है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, और उसके हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट होने वाले हैं। तो इसमें सारी टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। अगर वो नहीं भी कैटेगराइज करते आगे की लास्ट पॉइंट की अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी स्पेस, तो भी हम इस पॉइंट से ये इंटरप्रेट कर सकते थे कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसके बारे में सवाल आ सकता है। फिर आता है कि अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने रिनाउंड साइंटिस्ट के नाम सुने होंगे, लाइक सीवी रमन, हरगोविंद खुराना। तो हम इन प्रोमिनेंट साइंटिस्ट की भी कंट्रीब्यूशन देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है कि प्रीलिम्स में या मेंस में लाइक पिछले साल, हाँ, 2019 में एक क्वेश्चन था कि एम एस स्वामीनाथन और विश्वेश्वराय के कंट्रीब्यूशन पे उन्होंने सीधा मेंस में सवाल पूछ लिया था। तो जो भी इंडियंस की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन रही है वो हम पढ़ लेंगे आगे जाके। फिर आता है इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आ रही है वर्ल्ड के अंदर तो हम उसे किस तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं। तो और डेवलपिंग, हम इंडिया एज अ नेशन कौन सी नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। जैसे आप लोगों को पता नहीं होगा, यूपीआई जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो एक इंडिया की इनोवेशन है। तो हम एज इन इंडिया, हमारा इसरो या कोई भी साइंस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, और जो बाहर की टेक्नोलॉजी है उन्हें हम अपने हिसाब से कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वो भी हम देखेंगे। और लास्ट आ जाता है अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये तो मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले पॉइंट से क्लियर हो जाता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी प्रोमिनेंट इस टाइम पे क्या होती है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आईपीआरस हैं, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, स्पेस, आईटी। तो हम इन चीज़ों को सेपरेटली कवर करेंगे और इनके करंट इश्यूज से भी हम वाकिफ होंगे आगे जब हम क्लासेस शुरू करेंगे। फिर ये देखिए प्रीलिम्स क्वेश्चंस का ट्रेंड, आप अगर देखें 2011 से 2020 तक मैंने इसमें टेबल में दिखाया आपको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर आप देखें क्वेश्चंस की रेंज, तो आपको दिख रहा होगा कि 2011 में 19 क्वेश्चन थे, जबकि 2020 में 10 क्वेश्चंस रह गए हैं। पर इन 10 को ये मत सोचो कि ये सिर्फ 10 ही है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स में 18 क्वेश्चंस ये दिखा रहा है पहले कॉलम में, इन 18 क्वेश्चंस में भी मैक्सिमम साइंस एंड टेक के ही मिलेंगे आपको। तो साइंस एंड टेक कोई सेपरेट पार्ट नहीं है करंट अफेयर्स का। साइंस एंड टेक से सवाल आते हैं, जनरली करंट अफेयर के ही होते हैं वो सवाल। तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये 10 ही सवाल आए हैं, 10 नहीं है, वो कम से कम भी 15 है। मैं एक बार पेपर गो थ्रू होके जब क्लासेस शुरू होंगी तो आपको हर टॉपिक के सवाल बताऊंगा, तो आप देखना कि ये 10 सवाल नहीं है, हर साल 14 से 15 सवाल तो साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट से आते ही आते हैं। जनरली वो करंट अफेयर्स के होते हैं मैक्सिमम, तो करंट अफेयर में क्लासीफाई हो जाते हैं, बट वो होते साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं ज़्यादा से ज़्यादा।
तो 14 से 15 सवाल आएँगे और हमें इन टॉपिक्स को ढीला नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और आप कर भी सकते हैं क्योंकि इसमें स्कोरिंग होते हैं। ये टॉपिक जो है स्कोरिंग होते हैं, इसमें मतलब मार्क्स आराम से आप गैदर कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। तो ये ट्रेंड था, अब आगे देखते हैं। हाँ, अब हम टॉपिक वाइज़ देखते हैं कि हम इन टेक्नोलॉजीज़ में कवर क्या-क्या करने वाले हैं। पहले हम बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कवर करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के कंसेप्ट क्या है, एक्चुअली में बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, काम कैसे करती है और उसके एप्लीकेशंस क्या है हमारी एवरीडे लाइफ में। फिर टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जैसे 4 टाइप होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट। रेड होता है लाइक मेडिकल से रिलेटेड, व्हाइट होता है इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। तो हम ये टाइप्स भी बायोटेक्नोलॉजी के देखेंगे। फिर जो भी करंट इश्यूज हैं, जनरली बायोटेक्नोलॉजी एक मतलब एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा इसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहती है। तो मेन टॉपिक जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, या 3 पेरेंट बेबी है, डिजाइनर बेबी है, डीएनए टेक्नोलॉजी बिल है, या जीन थेरेपी है। तो ऐसे ऐसे जो भी टॉपिक या तो करंट में चल रहे हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भी हम बायोटेक्नोलॉजी में कवर करेंगे। फिर आते हैं एथिकल इश्यूज एंड डिबेट्स। एथिकल इश्यूज एंड डिबेट्स में जैसे पिछले या साल या पिछले से पिछले साल चाइना के एक साइंटिस्ट ने किसी इन्फेंट के अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की थी। तो वो बड़ा ही एथिकल इश्यू राउंड अप हुआ था वर्ल्ड के अंदर कि भाई कैसे कर सकते हैं ऐसे। तो फिर वो कई एथिकल इश्यूज इसमें आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, वो भी हम कवर करेंगे और देखेंगे कि उस पे इंडिया की क्या राय होती है या वर्ल्ड की क्या राय है कि हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए भी कि नहीं चाहिए, और इंडिया ने क्या पॉलिसीज बना रखी है, अगर आप जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हो तो उसकी कंडीशंस क्या क्या है। तो हम वो एथिकल इश्यूज और डिबेट्स में कवर करेंगे। फिर आते हैं नैनो टेक्नोलॉजी पे। नैनो टेक्नोलॉजी जैसा कि आपने डेमो क्लास में देखा था कि नैनो टेक्नोलॉजी के हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किए कि एक्चुअली में होती क्या है नैनो टेक्नोलॉजी, एंड वो कहाँ कहाँ पर काम में आती है, उसके एप्लीकेशंस क्या, काम कैसे करती है वो। फिर नैनो मिशन हमने देखा था कंक्लूजन में, किस 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने नैनो मिशन चलाया था टू प्रमोट द नैनो टेक्नोलॉजी। फिर करंट टॉपिक जैसे एग्रीकल्चर यूज इसका स्पेसिफिकली क्या है, मेडिकल यूज क्या है, एनर्जी टेक्नोलॉजी की यूज क्या है। क्योंकि आप मान के चलो टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम अगर आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में मिलेंगे या मेंस में मिलेंगे तो उसकी एप्लीकेशंस पे मिलेंगे, और एप्लीकेशंस पे आप आंसर तभी कर सकते हो जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि एक्चुअली में टेक्नोलॉजी होती क्या है। सपोज कोई सवाल आ भी गया प्रीलिम्स में, उसमें 4 ऑप्शन है, आपको एक नहीं भी पता, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है कि हाँ भाई नैनो टेक्नोलॉजी ऐसे काम करती है, तो कहीं ना कहीं आप उस ऑप्शन को फिगर आउट कर सकते हो कि हाँ भाई नैनो टेक्नोलॉजी ऐसा भी कर पाती होगी या नहीं कर पाती होगी, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो एग्रीकल्चर यूज, मेडिकल यूज, एनर्जी यूज हमने देखा था कि क्लीन फिल्टर्स कैसे होते हैं। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे बनाए जाते हैं, नैनो रोबोट्स कैसे काम करते हैं, वो हम नैनो टेक्नोलॉजी में कवर करेंगे। और फिर कंसर्न एंड इश्यूज भी हमने देखे थे कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी का स्केल बड़ा छोटा होता है, ये बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन करने लग गया, तो फिर हम इससे कैसे टैकल करेंगे, और इसमें पब्लिक कंसल्टेशन भी इतने लेवल तक अभी तक हो नहीं पाई है। तो ये कुछ इश्यूज हैं नैनो टेक्नोलॉजी के जो सारे कवर होने चाहिए। आगे फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे आते हैं हम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मैंने एक करंट अफेयर्स की पेटेंट पुलिंग की वीडियो सर को दी है, वो शायद डालेंगे यूट्यूब पे, तो आप उसमें देखना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया है कि ये होती है कोई भी मतलब आपने अपने टैलेंट से या अपने दिमाग से कोई भी चीज़ का इन्वेंशन किया है, या तो कोई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया है, या कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, लाइक नोवेल क्रिएट किया है, या कोई स्क्रीन प्ले क्रिएट किया है, या कोई भी म्यूजिक बनाया है, तो जो भी मतलब आप अपने माइंड की कैपेसिटी से चीज़ को इन्वेंट कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाती है। और इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वर्ल्ड के अंदर या कंट्रीज ने एक मतलब प्रोटेक्शन देने के लिए इनिशिएटिव लिए हैं, जिनको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि आपके परमिशन के बिना इनको कोई भी यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपके राइट्स हैं। तो ये आईपीआर के हम कंसेप्ट देखेंगे कि आईपीआर होता क्या है, काम कैसे करता है, और इसके एप्लीकेशन क्या है, और ये क्यों जरूरी है। फिर वेरियस टाइप ऑफ आईपीआर क्या क्या है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, जीआई टैग होता है, और भी 2 4 होते हैं। तो हम ये सारे वेरियस टाइप्स ऑफ आईपीआर देखेंगे जब आईपीआर के ऊपर हम क्लास लेंगे। फिर लॉज एंड करंट इश्यूज। लॉज जैसे इंडिया पेटेंट एक्ट 1970 कैसे काम करता है, या जीआई एक्ट 1999 है। तो हर आईपीआर के अलग अलग एक्ट हैं और उसके तहत हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को देते हैं।
और करंट इशू जैसे कि पेटेंट पूलिंग पे मैंने वीडियो बनाई है, और आईपीआर पॉलिसी इंडिया की क्या है, कि आईपीआर पॉलिसी में आपको अवेयर करना लोगों को, कि उन्हें पता लगे कि आईपीआर क्या है। अभी रिसेंटली डिफेंस के अंदर भी गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है कि भाई डिफेंस में कोई भी नई टेक्नोलॉजी बनती है तो उसको पेटेंट करवाया जाए, ताकि हमारा ट्रेड भी बढ़ सके, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ सके। तो ये सब हम आईपीआर में कवर करने वाले हैं। फिर आता है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में जैसे आपको पता ही होगा, नए नए मिशन लॉन्च करते रहते हैं। चंद्रयान जैसे कि 2019 में चंद्रयान गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा फेल हो गया था। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में पहले तो हम पढ़ेंगे वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स, कि इसरो क्या है, इसरो का मतलब ओरिजिनेशन कैसे हुआ। फिर और ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनएसडीएल नई प्राइवेट आर्म बनी है इसरो की, फिर अंतरिक्ष एक प्राइवेट आर्म है इसरो की, फिर इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन अभी गवर्नमेंट ने बनाई है। तो ये वेरियस इंस्टीट्यूशन क्या है और इनके प्रोग्राम क्या है। जैसे इसरो ने यूवी का प्रोग्राम चलाया था यंगस्टर्स को स्पेस नॉलेज के लिए प्रमोट करने के लिए। तो ये सारे प्रोग्राम्स और इंस्टीट्यूशन हम स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है लॉन्च व्हीकल्स एंड इंडियन मिशंस। लॉन्च व्हीकल्स जैसे एसएलवी स्मॉल लॉन्च व्हीकल, या पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या जीएसएलवी। सो ये सारे लॉन्च व्हीकल हम देखने वाले हैं कि लॉन्च व्हीकल में फ्यूल कौन सा यूज होता है, और ये मतलब इनकी कैपेसिटी क्या क्या है। जैसे हॉर्स पावर ऑफ इसरो कहलाता है पीएसएलवी। तो हम इन सबको देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं और कितनी दूर तक जा सकते हैं ये लॉन्च व्हीकल्स। फिर इंडियन मिशन जैसे कि चंद्रयान, गगनयान एंड मंगलयान। तो गगनयान तो खैर अभी लॉन्च हुआ नहीं है, तो गगनयान के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि ये करंट में हमेशा रहता है कि 2022 में हमें मैंड मिशन लॉन्च करना है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हैं। फिर मंगलयान में देखेंगे कि मंगलयान की स्पेशलिटी क्या है, क्योंकि हमने सबसे कम कॉस्ट में और पहले अटेम्प्ट में मंगलयान अकम्प्लिश कर लिया था, और उसने क्या क्या अचीव किया है। फिर चंद्रयान ने, हमारा जो पहला चंद्रयान था, उसने क्या क्या अचीव किया है, उसने वाटर डिस्कवरी की थी मून पे। तो ये सारे मिशन और लॉन्च व्हीकल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर आता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड स्पेस डिप्लोमेसी। स्पेस डिप्लोमेसी आप देखें तो कोल्ड वार के टाइम पे जब आप देखते हो 1960s 1970s में, तो यूएसए एंड रशिया के अंदर एक स्पेस वॉर थी। कोल्ड वॉर का ही एक वो कॉन्स्टिट्यूएंट था कि उन्होंने चांद पे आदमी भेजा, फिर यूएसए ने भेजा, उन्होंने सैटेलाइट बनाई, फिर यूएसए ने बनाई। तो एक होड़ लगी हुई थी कि स्पेस टेक्नोलॉजी में कौन सबसे ज्यादा आगे जा पाता है। तो आजकल कुछ ट्रीटीज बन गई हैं, कुछ लॉज बन गए हैं, जिसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि स्पेस सबका है, स्पेस कोई प्राइवेट राइट नहीं है स्पेस के ऊपर किसी का, और एवरी कंट्री हैज इक्वल राइट्स ऑन द पीसफुल यूज ऑफ स्पेस। पीसफुल यूज, पीसफुल यूज से मतलब है कि आप वहां पे आर्म्स का वो नहीं कर सकते कि आपने हथियार रखवा दिए सैटेलाइट्स की जगह पे, या फिर किसी की सैटेलाइट्स को खत्म कर दिया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, स्पेस का पीसफुल यूज होना चाहिए। पर हम ये भी देखेंगे कि आजकल स्पेस वॉर कहाँ तक, स्पेस वॉर का डोमेन कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि हमने जैसे मिशन शक्ति प्रैक्टिस किया था, या और कंट्रीज भी करते हैं, तो वो भी हम एस्पेक्ट स्पेस डिप्लोमेसी का इसमें देखेंगे। फिर आउटर स्पेस ट्रीटी में यही कहा गया है कि सब कंट्रीज के पास पीसफुल यूज ऑफ स्पेस का राइट है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स रिसेंटली नासा ने डिवाइस किए हैं इसी चीज को प्रमोट करने के लिए, कि भाई स्पेस का यूज फॉर पीसफुल पर्पज ही होना चाहिए, और हमें जो स्पेस वॉर है उससे मतलब बचना चाहिए, कि हम स्पेस वॉर को रिजल्ट ना दें, कि मतलब स्पेस वॉर हो जाए। और फिर क्योंकि एक वो स्पेस डेब्रिस का भी जो है हमारा करंट इश्यू बहुत ही न्यूज में रहता है, कि स्पेस डेब्रिस बढ़ता ही जा रहा है, और उसको टैकल करने के लिए काफी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। तो अगर स्पेस वो रिजल्ट हुआ तो वो डेब्रिस की जो कंडीशन है और भी एग्रावेट हो जाएगी। तो हम चीजों को स्पेस डिप्लोमेसी के अंदर देखेंगे इन चीजों को। फिर आता है ऑल्टरनेटिव एनर्जी। ऑल्टरनेटिव एनर्जी से हमारा मतलब है, क्योंकि कन्वेंशनल एनर्जी का रिजल्ट हम सब देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज द रिजल्ट ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। तो अभी इंडिया के आईएनडीसीज में भी इंडिया का टारगेट है कि हम 40% यूज जो है एनर्जी का, वो नॉन कन्वेंशनल, मतलब नॉन कन्वेंशनल सोर्स से हम अपनी एनर्जी 40% प्रोड्यूस करने वाले हैं टू 2030 तक। तो इस ऑल्टरनेटिव एनर्जी में हम क्या क्या लाएंगे, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी लाएंगे, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइब्रिड एनर्जी होती है। दो जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उनको कंबाइन करना। सपोज करो कि एक विंड टरबाइन लगा दिया आपने किसी जगह पे, और उस विंड टरबाइन के ऊपर आपने सोलर पैनल भी लगा दिए, तो वो एक हाइब्रिड एनर्जी हो जाएगी, कि दो या दो से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को आपने कंबाइन करके उससे आपने एनर्जी जनरेट की है।
फिर जियो थर्मल एनर्जी हो जाती है, ओशन एनर्जी हो जाती है। तो ये सब हम रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इनकी बेसिक्स देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, और जहाँ जहाँ भी इनका पोटेंशियल है इंडिया के अंदर, वो हम देखेंगे। फिर न्यूक्लियर एनर्जी एंड डिप्लोमेसी आ जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी के हम कंसेप्ट देखेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी काम कैसे करती है, उसके मतलब क्या क्या हम यूज़ करते हैं, लाइक थोरियम, यूरेनियम, और उसके सोर्स इंडिया में कहाँ कहाँ हैं, और इंडिया में मैक्सिमम सोर्स किस चीज़ का है, और इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है या न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कैसे काम करता है। और डिप्लोमेसी में आ जाता है, जैसे इंडिया की पॉलिसी है कि फर्स्ट नो यूज़ पॉलिसी, तो वो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में आ जाता है कि हमारे ऊपर वर्ल्ड का भरोसा इसलिए है कि ये जो न्यूक्लियर स्टेट है ये रिस्पॉन्सिबल और ये नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपनाता है, कि ये पहले यूज नहीं करेगा न्यूक्लियर पावर को। तो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में हम ये चीजें भी देखेंगे। फिर न्यूक्लियर ट्रीटीज हैं, कई ट्रीटीज हैं, लाइक सीटीबीटी हो गई या एनपीटी हो गई, तो उनको देखेंगे कि इंडिया उनका पार्ट है या नहीं है तो नहीं है तो क्यों नहीं है। इंटरनेशनल इश्यूज देखेंगे कि इशू क्या है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो ये हम न्यूक्लियर एनर्जी में कवर करेंगे। फिर रिसेंट डेवलपमेंट्स लाइक माइक्रोबियल सेल्स या फ्यूल सेल्स, माइक्रोबियल सेल्स और फ्यूल सेल्स करंट अफेयर्स में रहते हैं, तो इनकी टेक्नोलॉजी को भी हम देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, क्योंकि इनकी एप्लीकेशंस आ सकती हैं प्रीलिम्स के अंदर, और शायद पहले भी फ्यूल सेल की तो शायद आई भी हुई है। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे। फिर आईटी एंड कंप्यूटर्स में आ जाते हैं। आईटी एंड कंप्यूटर्स में अभी बात करें तो बेसिक जो होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, वो शायद अभी इतना नहीं आता, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजीज इतनी ग्रो होती जा रही हैं। जैसे कि आईटी टेक्नोलॉजी में बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। उन्होंने बस एक मतलब बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया था लाइक अ केस स्टडी, और फिर पूछ लिया था कि भाई ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, 5G हो गया, साइबर फिजिकल सिस्टम हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया। तो ये ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी को हम पढ़ेंगे कि इनका कंसेप्ट क्या है और ये यूज़ कैसे हो रहे हैं, क्योंकि इनके एप्लीकेशन आप मान के चलो मोस्ट प्रोबेबली इनके एप्लीकेशन ही आते हैं पेपर के अंदर कि भाई 5G के क्या यूजेज है, या अभी 2020 में आया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम इनमें से क्या क्या कर सकते हैं। तो इनके सीधा एप्लीकेशंस आते हैं और मेंस में भी आ जाते हैं। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज देखेंगे कि हम जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए गवर्नमेंट ने क्या मिशन चलाए हैं, या साइबर फिजिकल सिस्टम के लिए क्या मिशन, या पॉलिसी और सॉफ्टवेयर क्या है इंडिया की। तो ये सब चीज़ें हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में देखेंगे। फिर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाती है। ये टॉपिक आप शायद इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो, पर यहाँ भी हम इसको बेसिक तौर पे टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का काफ़ी करंट में वो रहता है, और अभी शायद गवर्नमेंट बिल भी ला रही है क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे ये क्या है। फिर आईटी एंड कंप्यूटर से जो कंसर्न पैदा होता है वो होता है साइबर सिक्योरिटी का। आपने देखा होगा साइबर फ्रॉड कितने होते हैं, साइबर क्राइम बहुत होते हैं। तो हम एक साइबर सिक्योरिटी का, वैसे तो इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है ये, बट इसके एक ओवरव्यू हम यहाँ कवर करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है और गवर्नमेंट के इसमें क्या क्या इनिशिएटिव है। फिर एक डेटा प्रोटेक्शन बिल है, बी एन श्री कृष्णा कमेटी पे गवर्नमेंट ने डेटा प्रोटेक्शन बिल को डिवाइस किया है कि आप अगर कोई भी एंटिटी है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, वो किसी बंदे का डेटा कैसे यूज कर सकती है। तो हम उसको डेटा प्रोटेक्शन बिल को भी इसमें देखेंगे, या कोई भी करंट इनिशिएटिव होगा गवर्नमेंट का, उसको भी हम आईटी एंड कंप्यूटर्स में देखेंगे। फिर आता है हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ, जैसे आपने कोविड देखा है, कोविड के मद्देनजर तो हेल्थ इश्यूज इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे आप सवाल बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2020 में कोविड से प्रीलिम्स में शायद कोई सवाल आया नहीं था। तो हो सकता है इस बार आ जाए, वैक्सीन के ऊपर आ जाए या किसी भी चीज़ के ऊपर आ जाए। तो हेल्थ इश्यूज में हम कवर करेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू इंश्योर गुड हेल्थ, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम चला रखे हैं जिससे उसकी पॉपुलेशन की गुड हेल्थ बनी रहे। जैसे कि पोषण अभियान चला रखा है या आईसीडीएस चला रखा है। फिर ई सिगरेट्स भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछले साल ई सिगरेट्स को बैन कर दिया था। जबकि ई सिगरेट्स कंपनियां कहती हैं कि ई सिगरेट्स कन्वेंशनल सिगरेट्स को कम करने में या उनकी लत करने में बहुत ही हेल्पफुल है, बट गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगा, तो गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। फिर कॉन्सेप्ट्स लाइक वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन एक्चुअली में होती क्या है, काम कैसे करती है। क्योंकि वैक्सीनेशन हो सकता है हॉट टॉपिक है, और इस बार मतलब कोरोना की वजह से हो सकता है सवाल आ भी जाए इस पे, क्योंकि वैक्सीन आपको पता है जैसे एस्ट्राजेनेका या कोवैक्सीन इंडिया ने डेवलप किया है। तो वैक्सीन एक्चुअली में बनती कैसे है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो वो हम इसमें
ज़रूर कवर करेंगे, और इसका जो पोटेंशियल क्वेश्चन है, जो आ सकते हैं, वो भी हम इसमें कवर करेंगे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइज़ेशन में। फिर टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन क्या होती हैं? वैक्सीन्स, जैसे डीएनए वैक्सीन होती है, आरएनए वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन, डेड वैक्सीन, एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो ये वैक्सीन कितने प्रकार की होती है और इनका बेसिक्स क्या है, कि मतलब हमने कैटेगराइज़ क्यों किया है इनको? फिर करंट टॉपिक्स लाइक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और टेलीमेडिसिन। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तो देखो कई सालों से न्यूज़ में आ ही रहा है, और कई सालों तक रहेगा भी, क्योंकि पिछले 40 साल में इंडिया के अंदर कोई ऐसी नई एंटीबायोटिक डेवलप नहीं हुई है, और कम से कम सारी एंटीबायोटिक्स को आप मान सकते हो हमारी पॉपुलेशन के अंदर रेजिस्टिविटी उसकी बढ़ती जा रही है। तो रेजिस्टिविटी, जैसे मैंने आपको नैनो टेक्नोलॉजी में बताया था कि रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो हम उसका इलाज एंटीबायोटिक्स के थ्रू डिजीज़ का इलाज करेंगे कैसे? तो वहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी का रोल शायद आगे हमें देखने को मिले, कि नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से, नैनो रोबोट्स की हेल्प से हम इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकें। फिर टेलीमेडिसिन कोविड के अंदर न्यूज़ में था, क्योंकि कोविड के अंदर कोई फिज़िकली कंसल्ट तो करने नहीं जा सकता था डॉक्टर्स को, क्योंकि लॉकडाउन था, हर चीज़ थी। तो टेलीमेडिसिन का कंसेप्ट ऐसा कि आप जैसे कंप्यूटर पे अब हम बात कर रहे हैं, वैसे ही आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर से बात कर सकते हो। तो टेलीमेडिसिन का मतलब है आईसीटी या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप मेडिसिन फील्ड में कैसे, मतलब प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो या कंसल्ट कर रहे हो डॉक्टर को, तो वो टेलीमेडिसिन के अंदर आ जाता है। फिर बैनिंग ऑफ कोलिस्टीन एंड ऑक्सीटोसिन। कोलिस्टीन एक एंटीबायोटिक है एंड ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। इन दोनों को गवर्नमेंट ने बैन किया है, क्योंकि इनके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले हैं। तो हम इन्हें भी डिटेल में कवर करेंगे कि ये क्या है, काम क्या करती हैं, और गवर्नमेंट ने इनको बैन किया क्यों किया है, और इसके कंसर्न क्या क्या है। तो ये भी हम हेल्थ इश्यूज में देखेंगे। और जो भी टॉपिक्स हैं, जितने भी हैं, लाइक नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ इश्यूज, इसमें प्रीवियस ईयर्स के प्रीलिम्स और मेंस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, और जो भी रेलिवेंट करंट अफेयर्स होगा न्यूज़पेपर्स में, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो इस हिसाब से आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस है, वो एक होलिस्टिक तरीके से कवर हो जाएगा। एंड अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो मेरी बात मान के चलिए, आपके 15 सवाल अगर आते हैं, तो 11 से 12 सवाल आप आराम से ठीक कर सकते हैं। बचे 3 सवाल, उनके लिए आपको थोड़ी बहुत ट्रिक्स मैं बताऊंगा कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए अगर आप डाउटफुल हैं उस क्वेश्चन में। तो ये हम अपनी क्लासेस में आगे देखेंगे। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड ऑल योर पेशेंस। थैंक यू वेरी मच।